हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे इसरो के प्रीवियस ईयर पेपर को, तो आज की वीडियो में हमने पेपर लिया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसकी एग्जामिनेशन डेट है 10/2/2019 की। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है और 320 मार्क हैं। टोटल 2 घंटे का ये पेपर था। तो इस 80 क्वेश्चन को हम 25 के सेक्शन में डिवाइड करके 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी कितनी होती है। द एक्यूरेसी ऑफ योर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। आपको कंफर्म होना चाहिए कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी कितनी होती है। 5 मिनट होती है। ठीक, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात की जाए तो एक डायरेक्ट एंगुलर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, कैसा है? डायरेक्ट एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, जो कि 5 मिनट की एक्यूरेसी में किसी भी एंगल को मेजर कर सकता है। 5 मिनट कहा जाए या कहा जाए 1 डिग्री के 12वें भाग, तो मीन्स 1/12 डिग्री के एक्यूरेसी में कोण को मेजर करता है। इसी के साथ साथ पूछा जाता है कि अगर केवल बेवल प्रोटेक्टर दिया जाए या फिर प्रोटेक्टर दिया जाए तो वो 1 डिग्री के एक्यूरेसी में कोण को क्या करता है? मेजर करने का कार्य करता है। ठीक, यहां से वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके वर्नियर की एक्यूरेसी कितनी होती है। जो इसका वर्नियर डिवीजन होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? तो 1 डिग्री 55 मिनट उसकी एक्यूरेसी होती है। और जो इसका मेन स्केल होता है उसकी लीस्ट काउंट कितना होता है? तो उसका होता है 1 डिग्री। ठीक, एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है? 1 डिग्री 55 मिनट होता है। एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है? 1 डिग्री होता है। और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? तो लीस्ट काउंट 5 मिनट होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। सेकंड बात की जाए, मोस्ट टेपर इज मेंशन्ड इन व्हिच नंबर फ्रॉम। मोस्ट टेपर को कितने से कितने नंबर तक उल्लेखित किया जाता है? तो यही क्वेश्चन पूछा गया। तो जैसा कि आपको पता है मोस्ट टेपर को 0 से लेकर के 7 नंबर तक मीन्स डिवाइड किया जाता है, जो कि टोटल 8 नंबर में पाए जाते हैं। ठीक, ड्रिल, रीमर, जो भी स्लीप सॉकेट होते हैं, इनके टैंक सैंक पर क्या होती है? मोस्ट टेपर होती है। ठीक, तो कितने से 0 से 7 नंबर तक टोटल 8 संख्या में मोस्ट टेपर पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए, व्हाट इज द मीन्ड बाय टफनेस ऑफ मटेरियल। सामग्री की चरमलता का मतलब क्या होता है? मीन्स जो टफनेस होती है मटेरियल की, टफनेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहला दिया गया है रेजिस्ट कंप्रेसिव फोर्स, दूसरा रेजिस्ट एब्रेशन और स्क्रैच, थर्ड वेट स्टैंड शॉक और इम्पैक्ट, फोर्थ वेट स्टैंड शियर लोड। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि टफनेस क्या होती है। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो क्या कर सकता है? शॉक और इम्पैक्ट लोड को सहन कर सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि टफनेस के कारण क्या होता है? कोई भी मटेरियल अपने ऊपर लगाए गए प्रघात या प्रहार बल को, शॉक और इम्पैक्ट लोड को क्या करता है? सहन कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये एब्रेशन और स्क्रैच का विरोध करने की जो प्रॉपर्टी होती है, किसी दूसरे मेटल द्वारा अपघर्षण या खरोच का जो प्रतिरोध करता है उसे कहा जाता है हार्डनेस। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन, ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग एज यूज टू चेक द लेंथ ऑफ कटिंग एज हैज एन एंगल ऑफ। जो कर्तन छोर की लंबाई को आंकने के लिए प्रयुक्त ड्रिल पॉइंट होता है उसका कोण कितना होता है? तो हमें पता है जो स्टैंडर्ड नॉर्मल ड्रिल होते हैं वो कितने के एंगल में पाए जाते हैं? 118 डिग्री का एंगल उसका होता है। तो यहां से क्या आंसर सही हो जाएगा? 118 डिग्री में एंगल उसका फिनिश किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब हमारे ड्रिल बिट की जो एज होती है ब्लंट हो जाती है, तो उसको फिर से ग्राइंड करने के बाद ग्राइंड करते समय हम उसकी कटिंग एज को, लिप एंगल को चेक करने के लिए ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का प्रयोग करते हैं, जिसका एंगल कितना होता है? 118 डिग्री होता है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, स्टैंडर्ड वायर गेज इज यूज टू मेजर। जो स्टैंडर्ड वायर गेज होते हैं उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वायर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? वायर का साइज जांचने के लिए करते हैं, साइज ऑफ सीट जांचने के लिए करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, साइज ऑफ बोथ सीट एंड वायर। जब कभी भी हमें किसी सीट का साइज मापना हो, उसका थिकनेस मापना हो या फिर वायर का डायमीटर मापना हो, तो वहां प्रयोग किया जाता है वायर गेज का, स्टैंडर्ड वायर गेज का। ये जनरली 0 से 36 नंबर तक के साइज में पाए जाते हैं। 0 नंबर सबसे बड़ा साइज होता है और 36 नंबर सबसे छोटा साइज होता है।
यहाँ पर पूछा जाता है कि गेज नंबर बढ़ने से क्या होता है, मीन जैसे जैसे 0 से 1 2 3 की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है, वहां पर शीट की थिकनेस और वायर का डायमीटर घटता जाता है। ठीक, तो नंबर बढ़ने से उसका साइज क्या होता है, घटता जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड आयरन रेफर्ड टू आयरन कोटेड विद। जो गैल्वेनाइज आयरन होता है वो किससे कोटेड होता है, ऑप्शन टिन, क्रोमियम, जिंक या फिर जर्मेनियम। तो गैल्वेनाइजिंग की स्पेलिंग कहां से, GAL से आरंभ होती है, तो यहां से हम जा सकते हैं जिंक की तरफ। गैल्वेनाइजिंग जा से उच्चारण है, जिंक का भी उच्चारण जा से है, तो ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि आप याद रख सकते हैं। कोई भी हमारा माइल्ड स्टील का पार्ट है तो माइल्ड स्टील के पार्ट को संरक्षण करने के लिए, उसे लोहे मतलब जंग से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो गैल्वेनाइजिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज कॉल्ड। कोई भी हमारा कंपोनेंट है तो उसके आकार की अधिकतम सीमा तथा आकार की न्यूनतम सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, तो दैट इज नोन एज टॉलरेंस। तो 7 नंबर का क्या सही हो जाएगा, टॉलरेंस ऑप्शन सही हो जाएगा कि आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। यहां से अदर ऑप्शन को क्लियर कर लिया जाए तो एक्चुअल साइज क्या होता है, मींस जब हम किसी कंपोनेंट को बनाकर फिनिश करते हैं तो मेजर करने के बाद जो साइज हमें प्राप्त होता है वो उसका एक्चुअल साइज कहलाता है। लोअर डेविएशन क्या होता है, मान लीजिए 25 mm हमारा साइज है, हमारा बेसिक साइज है, अब हमने छूट दी कि कम से कम हम 0.02 mm हम इसको कम कर सकते हैं, तो बेसिक साइज से हम कितना कम में जो आपको बना सकते हैं वही उसका लोअर डेविएशन कहलाता है। और अपर डेविएशन क्या कहलाता है, मीन्स हम उसको अधिक से अधिक कितना बना सकते हैं, मीन्स कितना बड़ा बना सकते हैं, वो उसका अपर डेविएशन कहलाता है। और लोअर डेविएशन उसे कितना कम से कम साइज में बनाया जाता है वो लोअर डेविएशन कहलाता है। अब जब हम बेसिक साइज में क्या करते हैं, लोअर लिमिट को अप करते हैं तो वहां पर हमें लोअर डेविएशन प्राप्त होता है, और बेसिक साइज में जब लोग अपर लिमिट को ऐड करते हैं तो अपर डेविएशन प्राप्त होता है। इन्हीं दोनों के बीच के अंतर को, साइज ऑफ लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, Which one of the following is not a surface hardening process? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कि पृष्ठ कठोरण सरफेस हार्डनिंग की प्रक्रिया नहीं है। आपको पता है ऐसे जो स्टील जिनमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा कम होती है 0.15% के आसपास होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको और उपयोगी बनाने के लिए उसकी सरफेस को क्या करते हैं, हार्ड कर देते हैं, और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसे कोर कहते हैं, हमारा मींस सॉफ्ट ही बना रहता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हमें कौन सी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सरफेस हार्डनिंग या फिर कार्बोराइजिंग केस हार्डनिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी ऐसी प्रक्रिया जो सरफेस हार्डनिंग के अंतर्गत नहीं आती है। तो सरफेस हार्डनिंग को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, कार्बोराइजिंग के नाम से जानते हैं, केस हार्डनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी की विधियां होती है नाइट राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग। यहाँ पर बात की जाए क्वेंचिंग, तो क्वेंचिंग हमारी कोई भी सरफेस हार्डनिंग की प्रोसेस नहीं होती। क्वेंचिंग क्या होती है, जब हम किसी मेटल को हीट ट्रीटमेंट करते समय आवश्यक तापमान तक गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद कुछ टाइम हम उसे सोकिंग देते हैं, सोकिंग पीरियड होता है, उसी तापमान पर बनाए रखते हैं। इसके बाद उसे क्या करते हैं, निश्चित दर से ठंडा करते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट को गर्म करने के बाद जो ठंडा करने की प्रक्रिया होती है वही क्या होती है, क्वेंचिंग कहलाती है। तो यहां से 8 नंबर का क्वेंचिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का कार्य क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो माइक्रोमीटर का काम होता है आवश्यक दाब को सुनिश्चित करना, इंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सर्फेस। जो उसके स्पिंडल और एनबिल है उनके बीच के आवश्यक दाब को, मींस जो यूनिफॉर्म प्रेशर है, यूनिफॉर्म प्रेशर को सुनिश्चित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वो रैचेट स्टॉप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कारीगर के माप लेने का ढंग क्या होता है, अलग अलग होता है, कोई कम प्रेशर लगाते हैं, कोई ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप दिया जाता है कि क्या हो सके, यूनिफॉर्म प्रेशर लगाया जा सके। आपने देखा होगा जब हम माइक्रोमीटर को कसते हैं तो जब वो कंपोनेंट अपने एक यूनिफॉर्म प्रेशर को प्राप्त कर लेते तो वहां पर 2-3 बार चट चट की आवाज आती है, तो फिर उसके बाद हमें माइक्रोमीटर को कसना नहीं चाहिए। ठीक है, कई बार पूछा जाता है अच्छा माइक्रोमीटर कौन सा होता है, तो जिसमें रैचेट स्टॉप वर्क करता है माइक्रोमीटर हमारा अच्छा माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट 10 नंबर की बात की जाए, फॉर ए पावर हेक्सा ब्लेड पिच मीन्स। एक पावर हेक्सा ब्लेड में पिच का मतलब क्या होता है,
तो पावर हेक्सा ब्लेड में पिच का मतलब होता है पर इंच दांतों की संख्या, मतलब 1 इंच में कितने दांते कटे वही उसकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। क्योंकि यहाँ इंच में नहीं दिया गया है तो हमें पता है 1 इंच बराबर लगभग क्या होता है 25.4 mm के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाता है सी नंबर कि दांत की संख्या प्रति 25 mm लंबाई, मीन्स 25 mm लंबाई में या कह लीजिए 1 इंच लंबाई में कितने दांते कटे हैं वही उसकी क्या कहलाती है, हेक्सा ब्लेड सॉरी पावर हेक्सा की क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। और जब हम बात करते हैं हेक्सा ब्लेड की तो हेक्सा ब्लेड में हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर में या फिर पर 10 mm लंबाई में कितने दांते हैं वो उसकी पिच कहलाती है। और जब हम बात करते हैं पावर हेक्सा की तो यहाँ कितना हो जाता है 25 mm या फिर 1 इंच हो जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कटिंग एंगल ऑफ जनरल पर्पज ड्रिल, जो सामान्य उद्देश्य के लिए ड्रिल बिट प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप में उसका एंगल कितना होता है कटिंग एंगल। तो सामान्य पर्पज के लिए ड्रिल बिट का एंगल कितना होता है 118 डिग्री होता है। ड्रिल का जो कटिंग एंगल होता है डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल, किस प्रकार की मटेरियल की हमें ड्रिलिंग करनी है। अगर हार्ड मटेरियल है तो हार्ड मटेरियल के लिए जनरली क्या होता है कटिंग एंगल ज्यादा रखा जाता है जिससे कि जो कटिंग एज की चौड़ाई है वो ज्यादा हो सके। अगर हमारा कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए एंगल क्या होता है लेस रखा जाता है जिससे कि शार्पर कटिंग एज प्राप्त हो सके। और स्टैंडर्ड के लिए जैसे माइल्ड स्टील वगैरह के लिए 118 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड ऑन बोल्ट प्रोसेस फॉलोड इज, मीन्स कोई हमारा एक बोल्ट है, बोल्ट में हमें बोल्ट मीन्स कह सकते हैं कोई एक्सटर्नल थ्रेड काटनी है, किसी शाफ्ट पर थ्रेड काटनी है तो उसके लिए बेसिकली मास प्रोडक्शन में कौन सी प्रोसेस प्रयोग की जाती है थ्रेड काटने के लिए। तो थ्रेड बोल्ट पर काटने के लिए प्रोसेस प्रयोग की जाती है थ्रेड रोलिंग। थ्रेड रोलिंग विधि के द्वारा ही कंपनियों में मास प्रोडक्शन विधि द्वारा क्या किए जाते हैं बोल्ट वगैरह का निर्माण किया जाता है। टर्निंग बेसिकली क्या होती है आपको पता ही होगा, किसी भी सिलेंडर सरफेस से मटेरियल को हटाना उसे यूनिफॉर्म करना टर्निंग के अंतर्गत आता है। मिलिंग हमारी एक अलग ही प्रोसेस है। टैप का प्रयोग करके हम इंटरनल थ्रेड काट रहे हैं तो यहाँ से एक ही ऑप्शन बचता है थ्रेड रोलिंग, जिसके द्वारा हम बोल्ट में बड़े पैमाने पर मास प्रोडक्शन में थ्रेड काटते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पर्पज ऑफ डाई नट इज टू, डाई नट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। आपने देखा होगा डाई नट बेसिकली एक हेक्सागोनल नट के ही शेप में होता है जिसमें इंटरनल थ्रेड कटी होती है। तो डाई नट का प्रयोग किया जाता है कोई भी क्षतिग्रस्त थ्रेड है, कोई भी खराब हो गई है थ्रेड या किसी भी थ्रेड को फिर से उसे रिशार्प करने के लिए बेसिकली डाई नट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। क्षतिग्रस्त थ्रेड का चेजिंग व कंडीशनिंग के लिए, चेजिंग एंड रिकंडीशनिंग ऑफ डैमेज थ्रेड, कोई भी हमारी डैमेज थ्रेड है तो उसको सही करना, उसे फिर से उसके रूप को सुधारने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है डाई नट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए 14 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर या फिर तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है। बहुत ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, तापमान को देखकर डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस पे टिक कर देते हैं कि तापमान की इकाई क्या होती है, ज्यादातर डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। लेकिन तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है केल्विन होती है। तो एक आपको पता होना चाहिए जब भी हमें किसी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो क्या करते हैं के बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में हम 273 ऐड करके उसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है केल्विन होती है। तो बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट होती हैं वो हमने WCS वाले मींस लेक्चर में क्लियर किया। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो मास्टर साइंस क्लासेस की लिंक प्लेलिस्ट में दी गई, वहां से जाकर आप सभी मींस बेसिक वीडियो को देखकर अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। बात की जाए 15 नंबर क्वेश्चन की कि 15 नंबर में क्या पूछा गया है फॉर टिग वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड गैस इज, जो टिग वेल्डिंग होती है इसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए टिग का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, टिग मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जो कि फुल फॉर्म होता है टिग वेल्डिंग का। यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस होती है जिसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी खपत नहीं होती है। तो हमारी टिग वेल्डिंग ही होती है जिसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ जब हम वेल्डिंग करते हैं तो एटमॉस्फेयर से उस बेल्ट की सुरक्षा के लिए जिसमें उसमें पोरोसिटी वगैरह ना आए, क्योंकि जब ऑक्सीजन क्या होती है बेल्ट मींस जो पूल होता है मेल्ट पूल होता है, अगर उसमें ऑक्सीजन
ट्रैप हो जाएगी तो वेल्डिंग की बात क्या करती हो, बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे उसमें पोरोसिटी और ब्लो होल की समस्या आ जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मेल्ट पूल के चारों तरफ एक हम इनर्ट गैस का एटमॉस्फेयर बना लेते हैं, जिससे कि हमारी जो भी गैस है एटमॉस्फेयर में वो अंदर मेल्ट पूल में ट्रैप ना होने पाए। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आर्गन। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है आर्गन का। अगर आर्गन ऑप्शन में नहीं दिया गया तो आप हीलियम की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट कंडीशन में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, आर्गन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए। बात की जाए 16 नंबर की, गिवन द शाफ्ट डायमीटर एंड द होल डायमीटर व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरफेरेंस बिटवीन द शाफ्ट। यहाँ पर आपको शाफ्ट का डायमीटर दिया गया है, होल का डायमीटर दिया गया है। हमें निकालना है कि जो मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितनी होगी। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले शाफ्ट का साइज दिया गया है, शाफ्ट का साइज दिया गया है 40, 0.025 प्लस 0.058। तो यहाँ से हम जब मिनिमम शाफ्ट साइज निकालेंगे तो बेसिक साइज में क्या करेंगे, लोअर लिमिट को ऐड कर देंगे, मीन्स लोअर डेविएशन को, तो निकल के आ जाएगा 40.025। फिर जब मैक्सिमम शाफ्ट साइज निकालना होगा तो 40 में 0.058 को ऐड कर देंगे तो हमारी अपर लिमिट प्राप्त हो जाएगी 40.058 mm। इसी प्रकार होल का जब हमें निकालना होगा मिनिमम साइज तो हम क्या करेंगे, छोटे वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, उसकी जो लोअर लिमिट है, तो यहां से प्राप्त हो जाएगा 40.025, होल का मिनिमम लिमिट हो जाएगा। होल का अपर लिमिट निकालने के लिए, मैक्सिमम साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस अपर डेविएशन को ऐड करेंगे, तो यहाँ से मैक्सिमम होल साइज निकल के आ जाएगा 40.045 mm। तो हमें क्या पता हो गया, हमें शाफ्ट का साइज दिया था, होल का साइज दिया था, हमने मिनिमम शाफ्ट साइज, मैक्सिमम शाफ्ट साइज, मिनिमम होल साइज, मैक्सिमम शाफ्ट साइज निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना है कि अधिकतम व्यतिकरण कितना होगा। जैसे कि आपको कंफर्म फिट 3 प्रकार की होती है, सीटीआई, क्लियरेंस, होल बड़ा होता है, ट्रांजिशन, होल शाफ्ट, कभी होल कभी शाफ्ट बड़ा, इंटरफेरेंस शाफ्ट का साइज बड़ा होता है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना होगा, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए फार्मूला होता है मैक्सिमम शाफ्ट साइज माइनस मिनिमम होल साइज। तो मैक्सिमम शाफ्ट साइज हमारे पास कितना 40.058 है, मिनिमम होल साइज हमारे पास 40.025 है, माइनस करेंगे तो 0.033 mm निकल के आएगा। लेकिन ऑप्शन में माइक्रोन में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, चूंकि एक माइक्रोन में 1 mm में 100 माइक्रोन होते हैं, तो 0.033 mm में कितने माइक्रोन हो जाएंगे, तो 0.033 mm को 1000 से गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 33 माइक्रोन, यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 33 माइक्रोन। यहाँ पर बात की जाए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 80 फिर ऊपर बूंदी फिर डबल है, इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, मीन्स इसको हम क्या पढ़ते हैं। यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, जो ये 18 लिखा गया उसके ऊपर ये है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगर इस तरीके से लिखा, अगर 1 है तो 1 को हम मिनट पढ़ते हैं, अगर 2 डैश दिया गया तो उसको सेकंड पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, लिखा गया है 18 डिग्री 40 सेकेंड, मीन्स 18 डिग्री 40 सेकंड यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन में फिर से हमें शाफ्ट का साइज दे दिया गया है, होल का साइज दे दिया गया है, और यहाँ हमें मैक्सिमम क्लियरेंस पूछ रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में इंटरफेरेंस पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में क्लियरेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें होल का साइज, शाफ्ट का साइज पता है, तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, होल का साइज पता है तो सबसे पहले मिनिमम होल साइज निकाल लेंगे, 50 आ जाएगा 0 ऐड करने पर। मैक्सिमम साइज निकालेंगे तो हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास होल का साइज आ गया। इसी प्रकार हम सबसे पहले मिनिमम शाफ्ट का साइज और फिर मैक्सिमम शाफ्ट का साइज ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है। तो मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए फार्मूला होता है मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज, मीन्स अधिकतम होल में से हमें मिनिमम होल को घटाना होता है। तो मैक्सिमम होल साइज हमारे पास है 50.025 और मिनिमम शाफ्ट साइज कितना है, तो मिनिमम शाफ्ट साइज है 50.002। जब हम घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 0.023 mm। अब चूंकि उत्तर किस में दिया गया है, माइक्रोन में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 0.023 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, चूंकि 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन होते हैं, तो 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 23 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो यहाँ से उत्तर सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 20, सॉरी फॉर दैट, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 23 माइक्रोन। mm में पूछता तो 0.023 mm,
यहाँ पर माइक्रोन में दिया गया है, तो 23 माइक्रोन हमारा सही आंसर निकल के आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड ऑफ एन एक्टागन, ऑक्टागन जो अष्टभुज होता है, अष्टभुज में दो पार्श्वों के बीच का कोण कितना होता है, बेसिकली यहाँ पर यही पूछा गया है। तो आपको क्लियर होना चाहिए जब कभी भी हमें क्या निकालना होता है, किसी भी मींस रेगुलर हेक्सागोन का मतलब रेगुलर पॉलीगोन का हमें इंटरनल एंगल निकालना होता है, तो हमें आउटर एंगल का फार्मूला पता है क्या होता है, 360 डिग्री बाई 360 बाई एन होता है। अब चूंकि यहाँ ऑक्टागोन की बात की गई तो ऑक्टागोन में कितनी भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं। 360 डिग्री को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। तो मीन्स इसका आउटर एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसका इनर एंगल निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो इनर एंगल निकालने के लिए जो हमारा इंक्लूडेड एंगल है उसके लिए हम क्या करते हैं, 180 डिग्री में से आउटर एंगल को माइनस कर देते हैं। तो जब आप 180 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 135 निकल के आ जाएगा, जो कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या है, द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। तो जैसा कि आपको पता है साधारण वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 mm मींस 20 माइक्रोन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा ए नंबर ऑप्शन भी नहीं है, बी नंबर भी नहीं है, डी नंबर है नहीं है, यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है 0.1 mm। लेकिन किस कंडीशन में होता है, ये कंडीशन हम आपको समझा देते हैं। तो जब हमारे वर्नियर स्केल के 9 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होती है। ध्यान से समझिएगा, हमारा जो 0.02 mm लिस्ट काउंट है किस कंडीशन में होता है, जब हमारा 49 मेन स्केल डिवीजन बराबर होता है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के। यहाँ पर वैल्यू होती है 0.02 mm लिस्ट काउंट की। लेकिन अगर हमारा 9 मेन स्केल डिवीजन वर्नियर का 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, तो यहाँ से 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 mm हो जाएगी, क्योंकि एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, 1 mm होती है। तो अगर एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, 9/10 mm हो जाएगा। अब लिस्ट काउंट का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 mm और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 9/10। तो जब हम क्या करेंगे, एक में से 9/10 को घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/10, जिसकी वैल्यू होती है 0.1 mm। तो आपको क्लियर होना चाहिए जब कभी कहा जाए कि अगर 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के, तो लिस्ट काउंट 0.1 mm हो जाएगी। और जब हमारा 49 मेन स्केल 50 वर्नियर स्केल के बराबर होता है 0.02 mm हमारा लिस्ट काउंट होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है डेंसिटी ऑफ आयरन, लोहे का घनत्व कितना होता है। जनरली आपसे क्या पूछा जाता है, स्टील का घनत्व पूछा जाता है जो कि 7.8 के समथिंग होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लोहे का घनत्व कितना होता है। तो लोहे का घनत्व भी हमारा लगभग 7.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के करीब होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है 7.8। तो लोहे का घनत्व कितना हो जाएगा, लगभग स्टील के घनत्व के आसपास ही होता है, तो 7.8 यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए, फाइल हैविंग इंडिविजुअल शार्प पॉइंटेड टीथ इन लाइन आर नोन एज। वो कौन सी फाइल होती है जिसमें एक ही कतार में व्यक्तिशतः तीक्ष्ण नोकदार दांत से युक्त रहती होती है। मीन्स ऐसी कौन सी फाइल है जिसमें जो उसके टीथ होते हैं वो इंडिविजुअल शार्प होते हैं और लाइनिंग से होते हैं। तो ऐसी हमारी फाइल होती है रास्प कट फाइल। कौन सी फाइल होती है, रास्प कट फाइल होती है, जो कि किस शेप में पाई जाती है, हाफ राउंड शेप में पाई जाती है, जिसका प्रयोग सॉफ्ट मेटल लाइक वुड, लेदर, प्लास्टिक, रबर इन सब की फाइलिंग करने के लिए करते हैं। तो कौन सी फाइल होती है, रास्प कट फाइल होती है। किस आकार में पाई जाती है, हाफ राउंड में ही केवल पाई जाती है। नेक्स्ट बात की जाए 23 नंबर की, तो यहाँ पर 3 आपको मेजरिंग जार दिए गए जिनकी कैपेबिलिटी है 15 ml, 50 ml और 30 ml। पूछ रहा है मिनिमम कम से कम मीन्स वॉल्यूम वाला ऐसा कैपेसिटी वाला कौन सा जार होगा जिससे इन तीनों को मेजर किया जाए। तो जब पूछा जाता है लीस्ट कैपेसिटी, क्या पूछा जाता है, लीस्ट कैपेसिटी मीन्स कम से कम मापन क्षमता वाला, अल्पतम क्षमता वाला। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू दी गई उसका एलसीएम निकालते हैं, मीन्स लासापा निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 × 5। ठीक, इसी प्रकार 30 का क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 पंचे 30 हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 पचे 50 हो जाएगा। यहां से जो हमें एलसीएम निकालना होता है
तो एक 2 कॉमन मिल गया, उसके बाद हमें एक 3 कॉमन मिल गया, फिर एक 5 कॉमन मिल गया, ठीक है, सॉरी 3 हमें इधर कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर हमारा 5 इंडिविजुअल है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, निकल के आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, क्या निकल के आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 3 6 5 30 25 150, मीन्स हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। डायरेक्टली आप कह सकते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जो कि इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो रही है और छोटी से छोटी वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 100 आपका 15 से डिवाइड नहीं होगा, 75 आपका 50 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक, यहाँ पर 150 इन सभी तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। तो यही हमारा क्या लिस्ट उसका लघुत्तम समापवर्तक है। 450 भी डिवाइड होता है लेकिन ये बड़ा है इससे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 150 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए 24 नंबर की, द फंक्शन ऑफ ए वाशर इज, जो एक वाशर होता है उसका कार्य क्या होता है, वाशर का कार्य यहाँ पर पूछा गया है। तो वाशर का कार्य क्या होता है, टू प्रोवाइड बेरिंग एरिया, मीन्स जब हम क्या करते हैं किसी भी होल के ऊपर किसी नट बोल्ट को फिक्स करते हैं तो वहां पर उसको प्रॉपर सीटिंग देने के लिए, ग्रिपिंग देने के लिए, बेरिंग एरिया प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, वाशर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो प्रॉपर सीट प्राप्त कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। Which of the gauge has no and no go gauge at its one end? कौन सा ऐसा गेज है जिसमें नो गो एंड गो दोनों क्या होता है एक ही साइड पे होता है। चूंकि यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, क्या पूछा जाता है गो इंड और नो गो इंड दोनों क्या होता है एक ही साइड पर होता है, उस ऐसे गेज को क्या कहते हैं, तो हमारा होता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। यहां से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुक्रमिक प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज एक ऐसा गेज है जिसमें नो गो और गो दोनों क्या होते हैं एक ही इंड पर स्थित होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें बेसिकली हमने जाना किसके बारे में, 25 क्वेश्चन को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 25 के आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।